हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट 10th का जो हमारा साइंस है, साइंस में आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों आ जाता है। और मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ साइंस के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। 5 में आपको ऐसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आपको हर साल देखने के लिए मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा वो वाला वीडियो, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सारे कवर कर लेना। मात्र मैं आपको ऐसे 5 सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ जो हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। इस तरीके से मैं टोटल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ। मात्र आप ये लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेना। इसको करना क्या है, जितने भी मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ उन सभी को आपको नोट कर लेना है, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है, क्योंकि ये ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न है जो हर बार आपको पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत कर दें। और वो 5 क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल आंसर भी उनके कराने वाला हूँ। मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा लघु उत्तरीय, बिल्कुल उत्तर के साथ भी बताने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से निपटारा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, इसको दहन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बताना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछी जाएगी 2 नंबर में, ऊष्माशोषी अभिक्रिया पूछी जाएगी 2 नंबर में। इस तरीके से जो है 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनके तैयार होता है। तो अब देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। अब यहाँ पर जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है, यानी कि ऊष्मा जो हमें प्राप्त होती है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, बेरासायनिक अभिक्रिया, बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और उत्सर्जित का अर्थ होता है उत्पन्न होना या निकलना। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया उदाहरण। 1 नंबर तो आपका डेफिनेशन का हो जाएगा, फिर 1 नंबर का पूछा जाता है उदाहरण। तो इसका उदाहरण मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख कर लाया हूँ, बस आप इतना लिख लेना। ये ऐसे वायरल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न है जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। ऑलरेडी मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही इस चैनल पर मैं आपको कराऊंगा। सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब इसका उदाहरण हो जाएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अगर आप क्रिया करते हो, फिर इसका गिब्स आउट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है, उसमें साथ में हमें ऊष्मा भी मिलती है। इसका नाम है कार्बन और ऑक्सीजन। जब अभिक्रिया करते हैं तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और जो ऊष्मा भी हमें मिलती है, यानी कि ऊष्मा इसमें उत्सर्जित होती है, प्लस में ऊष्मा भी। सी का अर्थ होता है कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन। इसका नाम हो जाएगा कार्बन। और जो हमारा O2 है इसको बोला जाता है ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तब क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और प्लस में ऊष्मा भी इसमें उत्सर्जित होती है। इस तरीके से ये हमारा डेफिनेशन जो है बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका निपटारा हो जाएगा। अब देखते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो थी ऊष्मा इसमें निकलती थी, अब इसमें जो है ऊष्मा की हानि होती है, यानी कि ऊष्मा इसमें बाहर की तरफ निकलती है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिनमें जो होती है ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है उसमें उल्टा होता है, उसमें जो ऊष्मा हमें उत्पन्न होती है। और इसका उदाहरण हो जाएगा, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोजन। N2 का अर्थ हो जाएगा नाइट्रोजन और इसका अर्थ हो जाएगा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तब क्या बनेगा, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर बन जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से साथ में जो है
उष्मा भी बाहर की तरफ निकलेगी तो माइनस में उष्मा आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर जो आपका 4 नंबर का एक प्रश्न तैयार हो जाता है और आपको इस प्रश्न को हर हालत में तैयार कर लेना है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न लेकर आए हूँ जो हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिल ही जाएंगे। उष्मा 6 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। उसके बाद जो उष्मा शोषी होती है इसको भी मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर आपको दिक्कत आ रही तो आप कमेंट जरूर करना, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस तरीके से आपका पहला प्रश्न जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ ओनली आपको वही उदाहरण को लिखना है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। यहाँ पर आपको रिएक्शन को संतुलित करके भी मैंने यहाँ पर लाया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जो इसमें संतुलित ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पर संतुलन कैसे करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है ये 2 है हमारा, फिर जो नाइट्रोजन है ये भी 2 है, तो जो हमारा बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर आया था नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र होता है NO। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और नाइट्रोजन भी 1 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन ये रहा और 2 ऑक्सीजन यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे और इसका इससे, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये जो रिएक्शन संतुलित हो जाएगी। अगर आपको रिएक्शन संतुलन करना नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर आप कमेंट करोगे तभी मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। इस तरीके से हमारा पहला जो है प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा जो बोर्ड एग्जाम में 100% आपको हर साल दिखाई देने वाला प्रश्न और हर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो हमारा दूसरा प्रश्न हो जाएगा लघुत्तम प्रश्न। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, जो लोहे की कील होती है उसको आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो जो विलयन का रंग होता है वो क्यों बदल जाता है। ये हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। फिर उसका उत्तर हो जाएगा लोहा जो होता है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। जो लोहा है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, यानी कि जो लोहा है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। इसलिए यहाँ क्या करता है, जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण जो है लोहा जो होता है कॉपर सल्फेट को बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र देखा जाएगा तो ये हो जाएगा Fe जो होता है लोहा। अब यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट, यहाँ पर क्या है कॉपर सल्फेट जो होता है कॉपर को अलग कर देता है। अब यहाँ पर इसका रिएक्शन किस तरीके से हो जाएगा, जो Fe हमारा जो लोहा है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, FeSO4, ये बन जाएगा आयरन सल्फेट और जो यहाँ पर जो Cu है उसको बाहर निकाल देता है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि लोहा जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। जो हमारा लोहा है आयरन Fe जो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व। जब मैं आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा तत्व कितना ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लोहा है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए जो कॉपर सल्फेट विलयन में से, ये किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट विलयन में से ये जो कॉपर को विस्थापित कर देता है, लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस तरीके से क्या बन जाता है, Fe जो है SO4 के साथ आ जाता है, ये बन जाएगा आयरन सल्फेट, प्लस में कॉपर बाहर निकल जाता है। Ap का अर्थ होता है लोहा, ये क्या है Ap, इसका नाम है आयरन और इसको लोहा भी बोला जाता है। इसके बाद CuSO4 ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट इसका नाम हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा आयरन सल्फेट। FeSO4 का नाम हो जाएगा आयरन सल्फेट। इसका नाम तो आपको पता ही है कि कॉपर इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपका ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर है तो आप कमेंट जरूर करना। इसी तरीके का और भी वीडियो आपको चाहिए हर सब्जेक्ट का तो भी आप कमेंट करना, उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर ये 2 क्वेश्चन तैयार हैं तो चलते हैं आगे की तरफ। उससे पहले स्क्रीनशॉट कर लेना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, वही प्रश्न बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न रिपीटेड है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को तैयार जरूर कर लेना। हर हालत में अपनी कॉपी पर इसका नोट बना लेना। उसके बाद देखते हैं अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 3, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जो 4 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका आपको उदाहरण बताना है। यह वाला इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल आपको किसी ना किसी सेट में जरूर दिखाई देगा। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, उसके साथ मैं आपको एक उदाहरण भी इसका बताऊंगा। तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है।
तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब है कि एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होगा यानी कि ऑक्सीजन का योग होगा, तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होगा यानी कि इसमें जो है ऑक्सीजन का वियोग होगा, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो बाहर की तरफ निकलेगी। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका मैं बिल्कुल सिंपल सा एक उदाहरण भी लेकर आया हूं ताकि आप जो आसानी से समझ सको, क्योंकि जो उदाहरण है वो 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए दिया जाता है कि उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, उसके बाद ये हाइड्रोजन। जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो गिब्स आउट हमें क्या प्राप्त होता है? कॉपर होता है, उसके साथ हमें जल प्राप्त हो जाता है। अब इस अभिक्रिया को किस तरीके से आपको समझना है कि मैंने आपको बताया था, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है? एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? जो कॉपर ऑक्साइड है, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है वो मिलकर कॉपर ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है बाहर, तो ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है कॉपर। अब मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीकरण वह होता है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन वह होता है जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है। अब यहाँ पर ये कौन सी हमारी अभिक्रिया हो जाएगी? ये अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन। ये अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी क्योंकि इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। इसमें से ये कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा? ओनली कॉपर कॉपर ये अलग अलग हो जाता है और जो इसमें ऑक्सीजन है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इसमें क्या होता है? अपचयन में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की जो वियोग होता है, इसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का वियोग होता है इसमें। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का वियोग। तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा कॉपर, सिंपल सा बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? ये कॉपर यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है? जो हमारा H2 है, H2 है, ये मिलकर क्या कर लेगा? H2 होता है, H2O जो O है ये मिलकर बना लेंगे, यहाँ पर H2O बना लेंगे, जल बना लेंगे, यानी कि इसमें जो है ऑक्सीजन जुड़ जाता है। कॉपर ऑक्साइड था, उसने क्या बना लिया? कॉपर, और इसने ऑक्सीजन का वियोग कर दिया। उसके बाद जो हमारा H2 अब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को धारण कर लेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण। अब इसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन का इसमें योग हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की इसमें प्राप्ति हो गई, ऑक्सीजन की प्राप्ति, ऑक्सीजन की इसमें प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से H2 और ये O इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H2O, इसको बोला जाता है जल, और इसका नाम हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। इसका क्या नाम है? कॉपर ऑक्साइड। इसका नाम हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। इस तरीके से यहाँ पर जो है रेडॉक्स अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लियर हो जाती है। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का उसमें वियोग होता है, यानी कि हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन इसमें बाहर निकलती है, ये होता है हमारा अपचयन। अब इसमें क्या हुआ है कि ऑक्सीजन इसमें बाहर निकल गई है, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ओनली क्या बचेगा? कॉपर बचेगा। अब जो ऑक्सीकरण होता है उसमें ऑक्सीजन का योग होता है और उसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है। मैंने चैप्टर नंबर 1 को बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया, आप जाकर पढ़ लेना। प्लेलिस्ट मैंने बना दी केमिस्ट्री के नाम से, क्लास 10th केमिस्ट्री के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब इसमें क्या हो जाएगा? H2O ये बन जाएगा इसमें, यानी कि जल की प्राप्ति हो जाएगी। H2O इसमें ऑक्सीजन का योग हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं अपने शब्दों में लिख कर लाया हूँ ताकि आपको जो पढ़ते ही आपको याद हो जाए, बिल्कुल भी रटना ना पड़े, और उदाहरण भी ऐसा लेकर आया हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए और किसी भी रिएक्शन को आपको संतुलन करना ना पड़े। पहले से रिएक्शन पूरा आपका संतुलन है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इस तरीके से जो हमारे 3 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न और हर साल पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जब मैं आपको पेपर कराऊंगा इसका मॉडल पेपर, तब आप देख लेना कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो किसी भी सेट में ना पूछा जाए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा कि संचारण क्या है, संचारण क्या है, तथा संचारण के 2 उदाहरण दीजिए। आपको बताना है कि संचारण क्या होता है और संचारण के आपको 2 उदाहरण बताने। ये जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब यहाँ पर संचारण का डेफिनेशन हो जाएगा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई धातु जो है नमी के संपर्क में आ जाती है तो उसमें धीरे धीरे वो जो है नष्ट होने लगती है, उसमें जो काई लगने लगती है, इस तरीके से वो जो है
चीज नष्ट हो जाती है, यानी कोई धातु नष्ट हो जाती है, इस प्रक्रिया को ही संचारण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से भी लिख कर लाइव में आपको याद हो जाएगा कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ये आपका सिंपल तरीके से डेफिनेशन हो जाएगा। उसके बाद पूछा था इसके उदाहरण, तो सिंपल सा यहाँ पर 2 उदाहरण पूछे गए हैं, तो मैं संचारण के 2 उदाहरण आपको बता रहा हूँ। पहला उदाहरण हो जाएगा लोहे पर जंग लगना, इसका पहला उदाहरण हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है वो नमी के संपर्क में आ जाता है तो उस पर जो है जंग लग जाती हो, आप उस पर जंग लग जाती है। आप अपने घर में देखते हो कि जो गेट होता है अगर आप उसको पेंट नहीं करोगे तो उस पर जो है जंग लग जाएगी, एक समय के बाद वो जो है नमी के कारण उसमें जंग लग जाती है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा चांदी के ऊपर काली परत का छड़ना। अब क्या होता है, जो चांदी होती है उसके ऊपर काली परत छड़ जाती है इस तरीके से। अब जो तावा होता है उसमें हरी परत छड़ जाती है। इस तरीके से इसके 2-3 उदाहरण हो जाएंगे और ये भी जो क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है। इसमें समझाने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है, ओनली आपको डेफिनेशन है ये आपको याद करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिख कर ला जाऊँ अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको ये बेटर लगता है तो आप कमेंट जरूर करना। इसी तरीके का और भी वीडियो चाहिए तो मैसेज भी जरूर करना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 कहता है कि विकृत गंधिता क्या है। विकृत गंधिता क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है, इसका उदाहरण दीजिए। ये भी हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से लाया हूँ। डेफिनेशन आपको बड़ा लग सकता है लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो बहुत ही सिंपल लगेगा और सिंपल तरीके से आपको जो है विकृत गंधिता की डेफिनेशन याद हो जाएगी। अब विकृत गंधिता की डेफिनेशन हो जाएगी, जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उसमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। ये हमारा सिंपल तरीके से साइंस की भाषा में डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन क्या है, जब वसा और तेल जो है तथा उनमें बनाए गए जो खाद्य पदार्थ होते हैं, तेल में जो बनाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने वाले पदार्थ होते हैं, वो क्या होता है वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊं कि जैसे कि आपने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद आपने उसको वायु में खुला यूं छोड़ दिया और जब आप उसको 2-3 दिन बाद देखोगे तो उस खाने में यहाँ पर जो है बदबू आने लगती है और वो खराब हो जाता है, उसी को बोला जाता है विकृत गंधिता। अब इसका एक उदाहरण भी पूछा जाता है। उदाहरण हो जाएगा जो अचार होता है, अचार को अगर आप खुली वायु में रखोगे यानी कि जो अचार को अगर आप खुली हवा में रखोगे तो ये जो है अचार खराब हो जाता है और इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि अचार का खुली वायु में रखना विकृत गंधिता का उदाहरण है। इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा विकृत गंधिता भी टॉपिक बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लियर हो जाता है। और इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 5 प्रश्न बताए और यहाँ पर जो आपके 5 प्रश्न सिंपल तरीके से कंप्लीट भी हो चुके। अगर आपने किसी का भी स्क्रीनशॉट क्लिक नहीं किया तो स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक कर लेना। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने आपको जो केमिस्ट्री के अभी मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्न बताएं और यहाँ पर जो हमारा पार्ट 1 है इसी तरीके से इसका पार्ट 2 भी आएगा जब तक जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो खत्म नहीं हो जाते। इसी तरीके से ये वाली जो सीरीज आगे चलती रहेगी वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपको इस चैनल पर कराएंगे ताकि जो आपका बोर्ड एग्जाम में जितना भी टारगेट है, अगर आपका टारगेट है 70% का या 80% का या 90% का, वो आप अचीव कर सको। क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। ओनली आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ोगे तभी जो आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। और ओनली मैं आपको वही टॉपिक करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना मैं कराऊंगा उतना कर लेना, आपका जितना भी टारगेट होगा उसको आप अचीव कर लोगे। बस आपको करना क्या है, चैनल के साथ शुरू से लेकर आखिरी तक जुड़े रहना है। साथ में जितने भी स्टूडेंट नए आए उनसे निवेदन है कि चैनल को भी आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।